मेरे प्रिय नौजवान साथियों, आज मैं आपको सौर मंडल के संबंध में बताऊंगा कि आखिर ये सौर मंडल कहते किसको हैं। होम इज़ कॉल्ड सौर मंडल। चलिए, तो आज मैं सबसे पहले लिखूं लोक कल्याणार्थ हेतु। लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की, बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति, बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। आज का टॉपिक है सौर मंडल। यह है सौर मंडल, सोलर सिस्टम। यह है सोलर, यह है सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम है। इसी पर आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये सोलर सिस्टम है क्या। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये सोलर सिस्टम के संबंध में देखते हैं, ये सौर मंडल के संबंध में हम लोग देखते हैं। ये सौर मंडल क्या है? ये है सौर मंडल, ये है सौर मंडल, सोलर सिस्टम, सोलर, ये है सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम ये क्या है, इसके संबंध में देखिए। तो आप क्या देखते हैं भाई, जब आप आकाश की ओर निहारते हैं तो आप क्या पाते हैं? आप बरबस सूर्य को देखते हैं। आप किसको देखते हैं? उनसे जो रिलेटेड चीज़ है, भले ही आपको ज्ञान ना हो, लेकिन एक ही बार में आप अनेकों चीज़ को देखते हैं। आप सूर्य को देखते हैं, आप ग्रह को देखते हैं, आप उपग्रह को देखते हैं। आप किसको देखते हैं? आप धूमकेतु तो बहुत बाद में है, धूमकेतु को देखते हैं, आप एस्टेरॉयड को देखते हैं। तो ये जो पूरे चीज़ों को आप एक बार में देखते हैं, या सने सने देखते हैं, या इत्तेफाक रूप से देखते हैं, तो ये क्या कहलाता है? तो इन सबों का जो समूह है वही क्या कहलाता है? सौर मंडल कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सौर मंडल। तो सौर मंडल शब्द का मतलब ये होता है, सौर मंडल शब्द का मतलब है कि ऐसा समूह, ऐसा समूह, ऐसा समूह जिसमें, जिसमें सूर्य के साथ साथ, सूर्य के साथ साथ, सूर्य के साथ साथ ग्रह, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, 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 उल्का, उल्का, या क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ग्रह। ऐसा समूह जिसमें सूर्य के साथ साथ ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का, क्षुद्र ग्रह शामिल हो ये शामिल हो, कोमा, ये क्या कहलाता है? सौर मंडल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सौर मंडल कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सौर परिवार में कौन कौन शामिल है भाई? इसका मतलब क्या है कि सौर परिवार में कौन कौन शामिल है? सौर परिवार, सौर परिवार में शामिल कौन कौन है भाई? ये तो सौर परिवार में जो शामिल है वो शामिल है सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है, उल्का है, क्षुद्र ग्रह है। तो ये सभी किसके परिवार हैं? ये सभी सौर परिवार हैं। और सबों को मिला करके क्या कहा जाता है? सबों को मिला करके क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम, सौर मंडल। तो सौर मंडल में हो गया सन, हो गया क्या हो गया भाई? ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, धूमकेतु हो गया, उल्का हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, और ये सबों के समूह को हम एक शब्द में कह देते हैं सौर मंडल। तो अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि सौर मंडल का मुखिया कौन है। तो जो सौर मंडल का जो हम लोग मुखिया देखते हैं, तो ये सौर मंडल का मुखिया कौन है?
ये जो सौर मंडल है, ये जो सौर मंडल है, सौर मंडल, तो सौर मंडल का मुखिया, ये सौर मंडल का ये मुखिया यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सौर मंडल, इसका चीफ कौन है? तो सौर मंडल का जो चीफ है, मुखिया है, तो ये है सूर्य। ये क्या है भाई? ये है सूर्य, द सन। यही है द सन, यही सौर मंडल का ये क्या है? ये मुखिया है। एकदम याद रखिएगा, प्लीज़ रिमेंबर इट। यही सौर मंडल का जो चीफ है, प्रधान है, वो कौन है? तो वो सूर्य है। अब सूर्य के संबंध में इसी का जरा सा देख लीजिएगा। तो सूर्य की परिक्रमा कौन करता है भाई? तो सूर्य की परिक्रमा सारे लोग ये सब करते हैं। तो ये जो सूर्य की परिक्रमा है, ये सूर्य की ये परिक्रमा यानी सूर्य के इर्द गिर्द कौन लोग घूमते हैं भाई? तो जितने भी हैं ये सारे लोग घूमते हैं। तो कौन कौन सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं? तो सूर्य के इर्द गिर्द, सूर्य के चारों ओर और परिक्रमा करने वाले कौन है भाई? परिक्रमा करते हैं कौन कौन? तो यही है ग्रह। ये कौन है भाई? ग्रह। कौन है? ये है उपग्रह। कौन है? यही धूमकेतु। ये धूमकेतु, ये धूमकेतु। तो ये सब जो पिंड है, ये किनकी परिक्रमा करते हैं? ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हालांकि इसकी परिक्रमा करने का अलग अलग नियम है, वो अलग चीज़ है, लेकिन अंततोगत्वा इनके चारों ओर ही ये सारे क्या होते हैं? ये घूमते हैं। तो भाई ये घूमते हैं, तो अब यहाँ पर आपको ये देखना ये है कि आखिर सूर्य के चारों ओर क्यों घूमते हैं। यहाँ पर हमको ये देखना है, ये जो ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है, एस्टेरॉयड है, अर्थात ये जो आकाशीय पिंड हैं, ये सूर्य की परिक्रमा क्यों करते हैं? ये सूर्य की परिक्रमा, ये सूर्य की ये परिक्रमा ये क्यों करते हैं भाई? इसके पीछे क्या कारण है? क्यों करते हैं? ये क्यों हुआ है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इसका क्या है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ये शक्ति, यही गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये क्या है? सूर्य के चारों ओर ये सभी ग्रह उपग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। यदि ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति ना होता, ग्रेविटेशनल पावर नहीं होता, तो फिर सूर्य की ये लोग परिक्रमा नहीं करते। इसीलिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये ग्रह उपग्रह ये किनकी परिक्रमा करते हैं? ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि अब जो प्रश्न यहाँ पर देखिएगा वो परीक्षोपयोगी प्रश्न है, जो परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। उस प्रश्न को आप इस जगह से देखिए। तो सूर्य से यदि अभी जो प्रश्न पूछा जाता है तो वो क्या पूछा जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, ये पूछा जाता है कि सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो सूर्य कैसा तारा है? तो सूर्य क्या है? मध्यम वय। यही क्या है? मध्यम वय। ये मध्यम वय तारा है। ये सूर्य क्या है? मध्यम वय तारा है। और ये कैसा तारा है? तो ये कहता है पीला तारा है। ये क्या है? ये पीला तारा है। ये पीला तारा है। और ये जो सूर्य के संबंध में जो हम लोग देखते हैं, तो कहता है कि सूर्य से सबसे नज़दीक दिखने वाला तारा कौन है? तो सूर्य से सर्वाधिक नज़दीक, ये है नज़दीक दिखने वाला तारा। ये दिखने वाला ये है तारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यही क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमा। ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहलाता है। ये प्रॉक्सिमा ये सेंचुरी है। तो सूर्य से सर्वाधिक नज़दीक दिखने वाला तारा ये कौन है? ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक चमकीला तारा कौन है भाई? ये सर्वाधिक चमकीला तारा। तो सर्वाधिक चमकीला तारा जो होता है ये सिरियस या डॉग स्टार है। ये सिरियस या ये क्या है? डॉग स्टार है ये। तो ये प्रश्न इस जगह से बराबर परीक्षा में पूछा गया है। इसीलिए आप सभी बच्चे इसको ध्यान से आप देखिएगा कि सूर्य कैसा है? तो मध्यम वय तारा है।
एकदम रिमेंबर करिए, पीला तारा है। और सूर्य से सर्वाधिक नज़दीक दिखने वाला कौन है? ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और सबसे जो सर्वाधिक चमकीला तारा है वो कौन है? वो सिरियस, या ये क्या है? ये डॉग स्टार है। ये सबसे चमकीला तारा है। तो इस जगह जो प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न मैंने आपको दिखा दिया। अब हमको यहाँ पर देखना है कि ये जो सूर्य है, तो इसके संबंध में क्या बात कहा गया, सो सुनिए। तो इसके संबंध में कहा गया था कि सूर्य के संबंध में, सूर्य की स्थिति के संबंध में कहा गया। यहाँ दो गो बात है। ये सूर्य की स्थिति के संबंध में, सूर्य की स्थिति और पृथ्वी की स्थिति, ये पृथ्वी की ये स्थिति, ये सूर्य की स्थिति और पृथ्वी की स्थिति। तो जब लोगों को इतना खगोल शास्त्र का ज्ञान नहीं था, लोग अनुमान लगाते थे, विवादों में थे। आज भी विवाद है, ऐसी बात नहीं है कि ब्रह्मांड से संबंधित सारी बातें, सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आज भी ब्रह्मांड क्या है, ए सब्जेक्ट ऑफ मिस्ट्री। आज भी ब्रह्मांड क्या है, रहस्य का विषय है। इसके संबंध में खगोलज्ञ या वैज्ञानिक इसे कुछ भी कहने में इनकार कर देते हैं, लेकिन बहुत हद तक जो पता चल रहा है वो बहुत कम है, बहुत थोड़ा है। अभी बहुत खोजने की ज़रूरत है, पता लगाने की ज़रूरत है। तो उस समय क्या बात होता था, तो पृथ्वी के संबंध में क्या कहा, वैज्ञानिकों ने क्या कह दिया। तो एक वैज्ञानिक आया, ये खगोलज्ञ आया। ये क्या आया भाई, ये खगोलज्ञ। उस खगोलज्ञ का नाम था टॉलेमी। ये इसका नाम क्या है, ये टॉलेमी है। ये टॉलेमी आए और टॉलेमी ने क्या कहा कि ब्रह्मांड के मध्य में, संपूर्ण ब्रह्मांड के मध्य में कौन स्थित है, ये पृथ्वी स्थित है। तो टॉलेमी ने कौन सिद्धांत दिया भाई, तो टॉलेमी ने सिद्धांत दिया भूकेंद्रीय सिद्धांत। यह भी प्रश्न पूछता है, आप ये रिमेंबर रखिएगा, भूकेंद्रीय, ये भूकेंद्रीय सिद्धांत, ये है भूकेंद्रीय सिद्धांत। तो इस भूकेंद्रीय सिद्धांत को देने वाले ये कौन थे भाई? ये भूकेंद्रीय सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, ये प्रतिपादक, प्रोफाउंडर ऑफ दिस थ्योरी, इसके प्रतिपादक कौन है भाई? तो इसके प्रतिपादक हैं टॉलेमी। यही क्या है, टॉलेमी है ये। और टॉलेमी ने क्या कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड के मध्य में पृथ्वी है। इन्होंने क्या कहा भाई? इन्होंने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड के मध्य में, संपूर्ण ब्रह्मांड के मध्य में कौन है? ये पृथ्वी है। ये एकदम मिडिल है। ये क्या है, मध्य में है। ये पृथ्वी है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड के मध्य में कौन स्थित है? ये पृथ्वी है। और यही कारण है कि समस्त आकाशीय पिंड पृथ्वी के इर्द गिर्द क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। इसी वजह से समस्त आकाशीय पिंड, ये समस्त आकाशीय पिंड किनकी परिक्रमा करते हैं? तो समस्त आकाशीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये पृथ्वी की ये परिक्रमा करते हैं। ये समस्त आकाशीय पिंड किनकी परिक्रमा करते हैं? ये पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो ये जो पृथ्वी की जो परिक्रमा करते हैं, तो ये बात पहले कह दिया। और ये बात किसने कहा? अभी मैंने आपसे कहा कि ये बात किसने कहा, ये टॉलेमी ने कहा। तो लोग इसी बात को मानते रह गए कि भाई पृथ्वी क्या है, ब्रह्मांड के केंद्र में है, ब्रह्मांड के मध्य में है। और समस्त हेवनली बॉडीज, ऑल हेवनली बॉडीज वो क्या करते हैं, रोटेट्स, किसके चारों तरफ घूमते हैं, रोटेट करते हैं, ये पृथ्वी के चारों तरफ ये घूमते हैं। इस पर बहुत दिन तक ये बात चलती रहा। तब बाद में जाकर के क्या हुआ, एक सिद्धांत दिया गया। वो सिद्धांत है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। वो क्या है भाई? ये है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। ये सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, ये सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया गया। ये सूर्य केंद्रीय सिद्धांत यहाँ पर क्या दिया गया, ये दिया गया। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है भाई? तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के अनुसार क्या है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के, ये ब्रह्मांड
संपूर्ण ब्रह्मांड के मध्य में, ये मध्य में, संपूर्ण ब्रह्मांड के मध्य में सूर्य स्थित है। ये कौन है भाई? ये सूर्य स्थित है। इसलिए समस्त आकाशीय पिंड, इसलिए समस्त आकाशीय पिंड किनकी परिक्रमा करते हैं भाई? ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। समस्त आकाशीय पिंड किनकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और यही बात अब क्या हुआ? ये क्लियर हो गया। तो ये बात क्लियर करने में सबसे अहम भूमिका किसका रहा भाई? ये सबसे अहम भूमिका गैलीलियो का रहा कि जब इसने किसके दूरबीन के माध्यम से इसकी स्थिति को देखा तो पाया कि भाई पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? तो ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। और सूर्य की परिक्रमा कौन कर रहा है? समस्त आकाशीय पिंड कर रहे हैं। और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? कॉपरनिकस। तो जो सूर्य केंद्रित सिद्धांत है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, ये सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भाई? यही जो प्रतिपादक हैं सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक, तो यही है कॉपरनिकस। यही क्या है? कॉपरनिकस। तो यह भी प्रश्न पूछता है, तो भू केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया? टॉलेमी ने दिया। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया? कॉपरनिकस ने दिया। और गृह कक्षा का सिद्धांत किसने दिया? केपलर ने दिया। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो गृह कक्षा का सिद्धांत किसने दिया? गृह कक्षा, ये गृह कक्षा का सिद्धांत किसने दिया? ये केपलर ने दिया। तो ये 3 प्रश्न इस जगह से आपका बनता है। तो सभी बच्चे इस 3 प्रश्न को आप बेहतर तरीके से देख लीजिए। और ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है। तो जो प्रश्न पूछता है, जो प्रश्न आता है या आया हुआ है, उसके संबंध में हम एकदम टू द पॉइंट आपसे बात कर रहे हैं। हम ज़्यादा कहीं कुछ भी नहीं कहने जा रहे हैं। क्यों? बहुत अधिक कहने पर वो पीटी के दृष्टिकोण से हानिकारक हो जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पर ये कह करके अब आगे निकल रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि सूर्य प्रकाश क्यों देता है? अब सवाल यहाँ पर ये है कि सूर्य प्रकाशमय क्यों है? सूर्य प्रकाशमय क्यों है? ये क्यों है? ये सूर्य प्रकाश में क्यों है? वाई सन इज लाइटेड। ये सन क्यों लाइटेड है? इस बात को हम लोग इस पर गौर फरमाते हैं। तो भाई आप बचपन से ही, जब से आपका जन्म हुआ, जब से आप होश संभाले, आपके घर परिवार के लोग, आपके मित्र, आपके गांव टोला के लोग, आपके शिक्षक ने यही सिखाया कि भगवान सूर्य क्या है? भगवान है। और सूर्य हमें क्या देते हैं? प्रकाश देते हैं, रोशनी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ताप देते हैं। और इसी ऊर्जा प्रकाश से संपूर्ण पृथ्वी क्या हो गई है? सस्य श्यामला हो गई है। हम उन्हीं के प्रकाश से, उन्हीं की रोशनी से हम क्या हैं? प्रकाशवान हैं। हम अपने सारे कार्यों को कर सकते हैं। इसके बदले में वो हमसे कुछ मांगता नहीं है। इसलिए हम लोग रोज़ क्या करते हैं? भगवान सूर्य का अर्घ्य डालते हैं, उसको देवता के समान मानते हैं। और यह विधि अभी भी चल रहा है। अभी भी अपने यहाँ हिंदू समाज में जो सबसे बड़ा पर्व है छठ, वो छठ भगवान सूर्य को ही समर्पित है। गायत्री मंत्र जो आप देखते हैं इतिहास में, जब हम पढ़ाएंगे तो गायत्री मंत्र भी भगवान सूर्य को ही है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? नीतिश। नीतिश का मतलब ही होता है नित्य उगने वाला देवता। ऐसा देवता जो कि हमें प्रकाश दे, अंधकार से मुँह में क्या कर दे? प्रकाश की ओर ले आवे। तो इसका अध्ययन अनिवार्य है। इसीलिए हम इसके अध्ययन पर चलते हैं कि आखिर सूर्य प्रकाश क्यों देता है। हम इस बात पर चर्चा पहले भी किया है और अभी भी मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करने के लिए कर रहा हूँ। आपके मेमोरी में यह बात डाल देता हूँ। आप पहले से जान ही रहे हैं कि सूर्य रियल में क्या है? तारा है। एज यू नो दैट रियली आवर सन इज काइंड ऑफ स्टार। और हम अभी कहे
यह मध्यम वय तारा है, यह पीला तारा है। तो तारा प्रकाश क्यों देता है, इसकी व्याख्या हम इसके रासायनिक संघटक तत्व के संदर्भ में कर दिए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जान लीजिए कि तारे की तरह इसका रासायनिक संघटक तत्व है। तो तारा, इसमें रासायनिक संघटक तत्व क्या है भाई? तो सूर्य का जो कंपोजिशन है, यानी रासायनिक संघटक तत्व है, रासायनिक संघटक, ये रासायनिक संघटक ये तत्व है। तो इसमें क्या है भाई? इसका कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन, ये कंपोजिशन ऑफ द सन, ये क्या पड़ जाता है? तो इसमें हम तारे की भांति लिखते हैं। तो सबसे जो इसमें ज़्यादा है वो क्या है भाई? हाइड्रोजन। ये क्या है? ये है हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो कितना पड़ है इसमें? 71%। ये हाइड्रोजन कितना हो गया? 71%। हीलियम कितना है भाई? ये है हीलियम, तो ये है 26.5%। और अन्य तत्व कितने हैं भाई? अन्य तत्व तो 2.5। तो टोटल हमारा कितना हो जाता है? 100%। तो ये इसका क्या है? ये है सूर्य का रासायनिक संघटक तत्व, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सन। तो यही चीज़ आपने क्या देखा था? तारा में देखा था। केवल इसके थोड़ा क्या कह सकते हैं, अंतर है, मात्रा में इसका अंतर है। तो तारा में भी आपने क्या देखा? हाइड्रोजन देखा। तारा में भी आपने क्या देखा? हीलियम देखा। तो दोनों का जो कंपोजिशन है, जो कंपोनेंट है, वो सेम है। तो यहाँ पर अब हमको यहाँ पर देखना है कि ये प्रकाश क्यों देता है। तो यह भी बात इम्पॉर्टेंट है, परीक्षोपयोगी है, आप भी इसको ध्यान में रख लीजिए। अब हमको ये देखना है कि ठीक है, हमने रासायनिक संघटन को देख लिया, जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सन है, ऑलरेडी आई हैव सीन। तो अब हमको ये देखना है कि प्रकाश क्यों देता है। तो ये भी बात मैंने आपसे कह दिया है, लेकिन केवल मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ। तो ये बात मैंने कहा है कि सूर्य में जो हाइड्रोजन है, और मैंने ये भी बात कह दिया है कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन यहीं पर है। तो हम आपको जो बोले हैं कि सूर्य में जो हाइड्रोजन है, तो सूर्य में जो प्रकाश देता है, तो सूर्य के प्रकाश देने का कारण क्या है? इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन। ये नाभिकीय संलयन, ये नाभिकीय संलयन की यहाँ क्या होती है? क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। तो जो नाभिकीय संलयन जो होता है, इसी नाभिकीय संलयन से, ये जो नाभिकीय संलयन है, तो इस नाभिकीय संलयन से ही क्या हमको मिल रहा है? तो हमको दो चीज़ मिल रहा है। हमको मिल रहा है प्रकाश, और दूसरा हमको क्या मिल रहा है? ये ऊर्जा। ये मिल रहा है लाइट एंड एनर्जी। यही है लाइट, ये है लाइट, और क्या है? एनर्जी। ये एनर्जी मिल रहा है। और ये प्रकाश और ऊर्जा मिल करके जब पृथ्वी पर ये पड़ती है, तब पृथ्वी को क्या बना देती है? एकदम कैसा बना देती है? जीवंत बना देती है। समस्त चीज़ें पृथ्वी पर उभर कर आती हैं, और पृथ्वी हमारी क्या बन जाती है? सस्य श्यामला बन जाती है। प्रकाश, अंधकार दूर हो जाती है, और हम सभी प्रकाशवान हो जाते हैं, अपने नित्य क्रिया को संपन्न करते हैं। तो ये हमारा सूर्य है। इस वजह से भी लोग, हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि इससे बड़ा ईश्वर कोई हो ही नहीं सकता है। इसी को हम अपने नयन से देखते हैं, और इसलिए यह क्या है? ईश्वर है। चलिए, अच्छी बात है, धारणा गलत नहीं है, तर्क भी गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और जानने की ज़रूरत है। मुझे किसी धर्म से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और जान लिया जाए तो बेहतर हो जाएगा। तो अब इसकी प्रक्रिया को समझें कि प्रकाश और ऊर्जा निकला कैसे। यहाँ तक तो बात आपने समझ लिया। अब इसके आगे की प्रक्रिया को अब आप देखिए। तो जैसे ही हम नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं कि सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या है भाई? ये जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, ये नाभिकीय संलयन, ये नाभिकीय संलयन की ये क्या है? ये प्रक्रिया है। तो यहाँ पर सूर्य के संदर्भ में हमको देखेंगे, जब अन्य जगह हम लोग फिर देखेंगे तो वहाँ बोलेंगे, लेकिन अभी हमको इतने से काम लेना है।
तो सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन के 4 परमाणु, ये हाइड्रोजन के 4 परमाणु, यही हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिलकर, 4 परमाणु मिलकर ये क्या करते हैं, एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। एक हीलियम परमाणु का ये क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं। एक हीलियम परमाणु का ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो जैसे ही कहने का मतलब यह हुआ कि जीएस की भाषा में ये तो प्रक्रिया है, लेकिन जीएस की भाषा में यदि हम सीधे सीधे बोल दें तो सीधे सीधे हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के परमाणु निरंतर गति से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के परमाणु, ये हाइड्रोजन के परमाणु निरंतर गति से कंटिन्यूअसली चेंज इनटू हीलियम, निरंतर गति से हीलियम में बदल रहा है। ये किस में बदल रहा है, ये हीलियम में बदल रहा है। क्या बदल रहा है, हाइड्रोजन के परमाणु ये किस में बदल रहे हैं, हीलियम में। ये क्या हो रहा है, ये बदल रहा है। इस वजह से क्या हमको मिलता है, तो हमको जो मिलता है तो वो मिलता है हमको ये प्रकाश, ये मिलता है प्रकाश, और क्या मिलता है, और मिलता है ऊर्जा, ये ऊर्जा। तो यही सूर्य के निकलने का, सूर्य से जो प्रकाश और ऊर्जा निकलता है उसका मूल राज यही है। मेन जो इसका सेक्रेसी है वो ये है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करते हैं कि भाई हम प्रकाश पाते हैं, हम ऊर्जा पाते हैं, हम इससे तापमान हमको मिलता है, वगैरह वगैरह बातें, ये बात है। तो यहाँ तक भी बात आपका क्लियर हो गया। अब अगला बात चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, अब कहता है कि सूर्य की परिक्रमा कैसे होती है। तो कहता है कि सूर्य, ये जो सूर्य है अपने काल्पनिक अक्ष पर, अपने काल्पनिक अक्ष पर, सूर्य अपने काल्पनिक अक्ष पर, ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस, सूर्य अपने काल्पनिक अक्ष पर किधर से किधर घूमती है। तो ये कहता है कि ये पूरब से पश्चिम न घूमकर ये किधर से किधर घूमता है, तो ये कहता है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ये किधर की ओर घूमता है भाई, अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ये पश्चिम की, पूरब से, ये पूरब से ये पश्चिम की ओर, ये पश्चिम की ओर ये क्या होता है, ये घूमता है। ये एकदम याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य अपने काल्पनिक अक्ष पर किधर से किधर परिक्रमा करता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर, जबकि पृथ्वी किधर से घूमती है भाई, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ सूर्य का है ठीक उल्टा, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये सब प्रश्न क्या है, ये सब प्रश्न बराबर पूछा जाता है। तो ये सब प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो सूर्य के संबंध में क्या है भाई, तो कहता है कि सूर्य अंतिम रूप से क्या हो जाएगा। आप जैसे देखे थे ना कि हम आपको बोले थे कि तारे की भी मृत्यु होती है, तारे का भी जन्म होता है, तारे की भी मृत्यु होती है, और जब तारा मर जाता है तो क्या होता है, डेथ हो जाता है, तो क्या होता है, वो ब्लैक होल बन जाता है। तो अब सूर्य भी तो एक तारा है, तो सूर्य का जब मृत्यु होगी तो सूर्य क्या बनेगा, तो कहता है सूर्य की मृत्यु होने पर, ये सूर्य की मृत्यु होने पर, ये मृत्यु होने पर यानी सूर्य की मृत्यु होने का मतलब इसका जब समस्त हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा, हम ये बात पहले ही बोल दिए हैं, इसका मरने का मतलब यही हुआ कि तारे का समस्त हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाना। तो सूर्य की मृत्यु होने पर कहने का मतलब सूर्य में जो हाइड्रोजन है वो किस में बदल जाएगा, वो हीलियम में बदल जाएगा। तो वही कहता है सूर्य की मृत्यु होने पर ये क्या बन जाएंगे, ये लाल दानव, ये क्या बन जाएंगे, लाल दानव। एकदम याद रखिएगा, लाल दानव, रेड जेंट,
ये क्या बन जाएंगे? रेड जेंट स्टार बन जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? रक्त दानव। ये हो जाएंगे लाल रक्त दानव, ये बन जाएंगे लाल रक्त दानव। रेड जेंट ये क्या हो जाएंगे? ये स्टार बन जाएंगे। तो भाई इसका मतलब क्या है? तो ये क्या होगा भाई? कैसे ये लाल रक्त दानव बन जाएगा? तो इसका कंडीशन क्या है? तो इसमें यही कहता है कि जैसे जैसे आप उस प्रक्रिया को समझ लीजिए, तारे वाली प्रक्रिया को समझ लीजिए, जैसे जैसे हाइड्रोजन का क्या होगा? क्षय होगा, हाइड्रोजन हीलियम में बदलेगा, जिसका केंद्र क्या होगा? सिकुड़ेगा। इसका केंद्र क्या हो जाएगा? ये सिकुड़ते चला जाएगा। और हमने आपको क्या कहा था कि केंद्र सिकुड़ेगा लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल इसका क्या होगा? बढ़ेगा। और धीरे धीरे जब केंद्र सिकुड़ने लगेगा तो उस अवस्था में इसका क्या होता है? इसका व्यास काफ़ी फैल जाएगा। तो सूर्य का जो व्यास है इस अवस्था में, ये सूर्य का व्यास ये क्या होगा? काफ़ी हजार गुना, काफ़ी या कहिए हजारों गुना, ये हजारों गुना अधिक फैल जाएगा। ये क्या होगा? अधिक बढ़ जाएगा। ये हजारों गुना अधिक ये क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। तो जब स्वाभाविक बात है, जब हजारों गुना अधिक ये बढ़ जाएगा तो जो इसके आंतरिक ग्रह हैं तो वो सब क्या हो जाएगा? इसकी चपेट में आएगा और तापमान भी बहुत अधिक हो जाएगा। तो जितने भी आंतरिक ग्रह हैं तो इसके चपेट में जैसे आएगा तो बस वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जैसे बुध समाप्त हो जाएगा, शुक्र समाप्त हो जाएगा, ये बुध समाप्त हो जाएगा, शुक्र समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। तो ये सब ग्रह क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और ये जो बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो खास करके हमको पृथ्वी से लेना देना है। काहे हम लोग पृथ्वी पर ही हैं, अन्य ग्रह के बारे में तो हम लोगों को केवल कोरी कल्पना ही महसूस होती है। तो यहाँ पर पृथ्वी में क्या है भाई? यहाँ पर क्या है? जनजीवन है। ये क्या है? जनजीवन है, वनस्पति है, जल है, जलीय जीव है, यानी सस्य श्यामला पृथ्वी है। तो कहता है कि पृथ्वी का, सूर्य का तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा कि ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? जल करके समाप्त हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। और जो समुद्र का पानी है वो क्या हो जाएगा? गर्मी पाकर ये क्या हो जाएगा? ये वाष्पित हो जाएगा। संपूर्ण जीवन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से सूर्य की स्थिति के कारण जब ये लाल रक्त दानव बनेगा तो इसकी क्या होगा? पृथ्वी का नामो निशान मिटा देगा। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये अभी होने में बहुत समय है, ये अरबों वर्ष लगेगा। कुछ लोगों का कहना है 1 अरब वर्ष, कुछ लोगों का कहना है 50 अरब वर्ष। खैर जो कुछ भी हो वो बहुत विवाद है, लेकिन इतना ही जानिए कि आपके काल में ये होने नहीं जा रहा है। इसलिए आप अपना मस्ती से बीपीएससी 67वीं की तैयारी करिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और पूरे मन आनंद में डूबे रहिए। सूर्य आपका कुछ भी नहीं कर सकता है, सूर्य अपनी गति से चलेगा। और अपने मन में निराशा मत रखिए, सूर्य की भांति आप चमकते रहिए, लोगों को प्रकाश दीजिए, अपने भी प्रकाशित होइए और संपूर्ण पृथ्वी के लोगों को क्या करिए? अपने प्रकाश से प्रकाशित करके उनको नई दिशा, नया आयाम और नया क्या दीजिए? संदेश दीजिए। धन्यवाद।